नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक यूनिट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, जिसका एक सब टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जी हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज हम लोग इसके मीनिंग, डेफिनेशन और डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मोड, मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में इसका कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन को समझाने का कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे मीनिंग के बारे में। तो सांख्यिकी जो चैप्टर है उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर के इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जब हम लोग का सांख्यिकी में हम लोगों ने यह देखा कि हम लोग आंकड़ा को क्या करते थे, अच्छे से प्रस्तुत करते थे, उनका वर्गीकरण करते थे, उनका हम लोग एनालिसिस करते थे। ठीक है, जो भी हमारे पास आंकड़ा रहता था उसको अच्छा से हम लोग संग्रहित करना, संकलन करना सीख चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपको एक क्लास दिया जाता है जिसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें वहाँ पर आपको हाइट मापने के लिए बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है 50 बच्चों का एक एक करके हाइट मापने से अच्छा आप क्या करेंगे, एक वर्गीकरण का इस्तेमाल करेंगे, एक आंकड़ों का वर्गीकरण का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड आप लिखेंगे 100 से 120 में कितने बच्चे आते हैं, 120 से 140 में कितने बच्चे आते हैं और 140 से 160 सेंटीमीटर में कितने बच्चे आते हैं। आप इस तरह का वर्गीकरण करिएगा। तो अगर मान लीजिए आप जब हाइट मापते हैं तो 100 से 120 वाले बच्चे आपको 15 मिलते हैं, 120 से 140 वाले 20 मिलते हैं और 140 से 160 वाले 15 मिलते हैं। यहाँ पर टोटल 50 हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी अभी क्या है, जो आंकड़ों का हमारे पास जो है उनका बस वर्गीकरण किया गया है। और अगर आपसे कोई ये बोलता है, ये कहता है कि आप एक ऐसा वैल्यू बताइए, आप एक ऐसा वैल्यू बताइए जिससे पूरे क्लास का हम हाइट को बता सकें, कि एक वर्ड में एक ऐसा संख्या बताइए जिससे हम यह बोल सके कि इस क्लास में लगभग इतने हाइट वाले बच्चे हैं, तब उस समय में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या बताता है कि जो भी आंकड़े हैं, विशाल समुच्चय में जो भी आंकड़े हैं उनका संक्षिप्त रूप से वो व्याख्या करता है। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन कि हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है। अब इसके मीनिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब उसका ऐसा नेचर जो केंद्र से रिलेटेड हो, यानी कि यहाँ पर हम लोग आंकड़े का बात कर रहे हैं, सांख्यिकी चैप्टर है तो आंकड़े का ही बात करेंगे। तो दिए गए आंकड़ों या आवृत्ति वितरण मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर उसी उदाहरण को मैं लेना चाहूँगा। वो क्लास था, किसी का 141 है, किसी का 148 है, किसी का 158 है। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट कर रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के रूप में है। तो दिए गए आंकड़ों या आवृत्ति वितरण का वह मान, ठीक है, नोट करिएगा, वह मान जो संपूर्ण अंकों का प्रतिनिधित्व केंद्र संबंधी हो। ठीक है, जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे या फिर केंद्र संबंधी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं केंद्र प्रवृत्ति, आंकड़ों का केंद्र प्रवृत्ति। मतलब आपके सामने यहाँ पर बोला जाए 10, 20, 2 और 5, यहाँ पर आपको 4 आंकड़े दिए हुए हैं। अब अगर आपको बोला जाएगा कि इन आंकड़ों में से एक ऐसा हमको मान बताइए जिससे मैं यह कह सकूं कि ये जो आंकड़े हैं वो सारे क्या है, इसके लमसम में है। तो अगर आप जोड़िएगा इन्हें तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 30, 35 और 37। ठीक है, तो 37 को अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 4 से भागा देते, क्योंकि अगर 4 संख्या है तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8 चौके 32, 8 चौके 32। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या हम लोग का 9 है। ठीक है, वो संख्या हमारा 9 है।
तो ये 9 जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, वह केंद्रीय मान कह सकते हैं, वह केंद्रीय संबंधी मान कह सकते हैं जो इस आंकड़े को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। तो ये तो हुआ कि किसी भी आंकड़े का केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आंकड़ों की संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। ठीक है, बात को नोट करिएगा कि जो भी हमारे पास आंकड़ा रहता है उसको जब हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर पाते हैं, तो उस विधि को, उस तरीकों को हम लोग कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्र प्रवृत्ति क्या था, कोई भी आंकड़ा का हम लोग जो केंद्र संबंधी या फिर प्रतिनिधित्व वाला जो एक अंक बोल देते थे वो हमारा केंद्र प्रवृत्ति कहलाता था। और यहाँ पर केंद्र प्रवृत्ति की माप आ गया, मतलब वह विधि जिसके द्वारा वो प्रतिनिधित्व वाला हम लोग डाटा को क्या कर रहे हैं, चुन पा रहे हैं, वो हमारा कहलाता था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो आंकड़ों की संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हम लोग को किसी कक्षा में छात्रों द्वारा लाए गए अंकों की औसत ज्ञात करना है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा ज्ञात करना है कि कितना उसमें औसत पानी आता है, किसी कारखाने का औसत उत्पादन ज्ञात करना है। तो वहाँ पर बहुत सारा रोज रोज बहुत सारा हमारा क्या हो रहा है कि उत्पादन हो रहा है, लेकिन एक एवरेजिंग मान हमको चाहिए रहता है। तो वहाँ पर केंद्र प्रवृत्ति की यूज होती है, और उस केंद्र प्रवृत्ति को फाइंड करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं, जिस संख्यात्मक विधि का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केंद्र प्रवृत्ति की माप। दूसरे शब्दों में, दिए गए आंकड़ों या आवृत्ति वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केंद्रीय मान जिस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, मैंने अभी बोला जिस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे केंद्र प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ठीक है, विधि आ गया, मतलब उसको केंद्र प्रवृत्ति की माप कहते हैं। और इन जनरल में हम लोग ऐसा सुनते हैं कि औसत को क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। औसत को क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, वस्तुतः सांख्यिकी में औसत का अर्थ केंद्र प्रवृत्ति की माप से है। यानी कि अगर हम लोग कोई आंकड़े का औसत ज्ञात कर रहे हैं तो उसका केंद्र प्रवृत्ति का हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, माप ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने यह सीखा कि केंद्र प्रवृत्ति क्या होती है, इसका यूज क्या है। ठीक है, सॉरी यूज नहीं, मतलब इसका भूमिका क्या है। तो इसका भूमिका यही है कि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े वर्गीकृत तो रहते हैं, अच्छा से अरेंज तो रहते हैं, लेकिन वो एक सटीक अंक नहीं रहता है जिससे हम लोग यह बता सके कि वो जो आंकड़ा है वो एक परफेक्ट आंकड़ा है जो उस पूरे ग्रुप को लीड कर सके। किसी समूह का आंकड़ों के विशेष समुच्चय की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने के लिए जिस अंक की आवश्यकता होती है वो अंक होती है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति, और उसको फाइंड करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आगे हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो रॉस एक महोदय है, रॉस के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। एकदम एज इट इज मैंने यही बताया है कि केंद्र प्रवृत्ति मान, ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति का मान वह मान है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम लोग बात करेंगे सिम्पसन एंड काल्फा के अनुसार। ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसे हिंदी में करके बता दूंगा। A measure of central tendency is a typical value around which other figure congregate or which divides their number in half। यहाँ पर सिम्पसन और काल्फा के अनुसार यह कहा जा रहा है कि जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है, वो एक यूनिक वैल्यू होता है। ठीक है, वो एक क्या होता है, हमारा विशिष्ट वैल्यू होता है जो क्या करता है, अदर जो भी वैल्यूज होते हैं उसको एकत्रित करता है। ठीक है, अन्य जो वैल्यू होते हैं उसको एकत्रित करता है, और विच डिवाइड्स अदर नंबर इन हाफ। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे नंबर लिखा हुआ है 2 3 6, सॉरी एक बार 1 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पर सिम्पसन के अनुसार अगर मान लेते हैं ये इसका हम लोग का क्या हो गया केंद्र प्रवृत्ति की माप है, तो ये क्या कर रहा है, जो भी हमारे नंबर है उसको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक जो 3 से कम है, एक जो हम लोग का 3 से ज़्यादा है। तो इस महोदय के अनुसार यह कहना है कि जो केंद्र प्रवृत्ति का माप होता है वो एक विशिष्ट वैल्यू होता है जिसके इर्द गिर्द ही क्या होता है, हमारा सारा नंबर्स आता है। ठीक है, इर्द गिर्द ही सारा नंबर्स आता है, और या तो वो क्या करता है, जो भी हमारा नंबर रहता है वो उस सारे नंबर को 2 भागों में विभाजित कर देता है, एक जो उसके पीछे आएगा, एक जो उसके आगे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 डेफिनेशंस हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए, केंद्र प्रवृत्ति माप जो हम लोग ज्ञात करते थे वो एक विधि होता था, एक संख्यात्मक विधि होता था, और उसको गणित विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य रूप से मनोविज्ञान और शिक्षा में प्रयुक्त केंद्र प्रवृत्ति के माप 3 हैं। ठीक है, पहला हमारा है माध्य, जिसको औसतांक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, दूसरा हमारा बहुलक या बहुलांक, जिसको मोड कहते हैं। तीसरा हमारा माध्यक या माध्यांक, इसको माध्यिका भी कहा जाता है, जिसको मीडियन कहते हैं। इसके साथ साथ हमारा और 2 हमारे विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने के लिए, जिसको विशिष्ट क्षेत्रों में यूज किया जाता है, जो है ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब हम लोग मीन मोड मीडियन को डीपली पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा। ये जो हमारा माध्य और ये हमारा ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य जो है ये हमारा गणितीय मान पर आते हैं। ठीक है, और ये हमारा बहुलक और जो माध्यिका है इसे हम लोग कहते हैं स्थितिक मान। इसको मैं और डीपली बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हमें पढ़ना है वो 3 है। एक हमारा माध्य है, एक बहुलक है और एक माध्यिका है। इन 3 को हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों को केंद्र प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने के लिए इन 3 मीन का यूज करना होगा, इन 3 विधियों का यूज करना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। जाहिर सी बात है कुछ इम्पोर्टेंस भी होगा, तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस। इसका महत्व पहला यह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका है। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से जो भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे कक्षा में छात्रों द्वारा लाए गए अंकों का औसत, किसी भी क्षेत्र में कितना औसत से वर्षा हो रहा है, या फिर किसी स्थान विशेष में व्यक्ति का कितना औसत आय है, ये सब हमारा एक औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति माप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आंकड़ों का संक्षेपण किया जा रहा है। दूसरा है, इस विधि द्वारा किसी समूह के आंकड़ों का श्रेष्ठतम मान प्राप्त होता है। ये हमारा रोस ने बताया था कि इस विधि द्वारा किसी भी समूह, ठीक है, किसी भी जो समूह के जो आंकड़े हैं उसका श्रेष्ठतम मान, प्रतिनिधित्व मान, आइडियल मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके अतिरिक्त केंद्र प्रवृत्ति के माप द्वारा उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है, जैसे मानक विचलन जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और सहसंबंध जिसको हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग वीडियोस देखेंगे, जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ इस सीरीज में, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो स्फीयरमैन के अनुसार है वो सारे को मैं बताऊंगा, रैंक कोरिलेशन भी उसमें आएगा। तो उन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, केंद्र प्रवृत्ति का माप का यूज करना पड़ता है। तो ये भी इसका एक महत्व है कि उच्च स्तरीय का जो हम लोग का स्टैटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमको इस माप का यूज करना होता है। आगे है, या प्राथमिक माप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्राथमिक माप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इनके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, इसके पिछले वाले पॉइंट में हमने देखा कि हमें क्या मिलते हैं, सांख्यिकी गणना में हेल्प मिलती है, जिससे हम लोग मानक विचलन और सहसंबंधन को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। और यही कारण है कि यह प्राथमिक मान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इनके बिना उच्च कोटि के सांख्यिकी अनुमान संभव एकदम ही नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में, क्योंकि हर चीज़ 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, इसमें भी कुछ है सीमाएं, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सीमा नज़र आ रहा है कि
केंद्र प्रवृत्ति के मापों की सबसे बड़ी सीमा यह है, सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि इसके द्वारा केवल व्यक्तिगत विशेषताओं पर ही बल पड़ता है या फिर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, अगर उस क्लास में 50 बच्चों का हाइट मापा जा रहा था, अगर किसी बच्चा का 159 हाइट है और किसी बच्चा का 101 हाइट है, ठीक है, एक बच्चा का 101 है और एक बच्चा का 159 है, लेकिन एवरेज निकलेगा, औसत निकलेगा, तो जाहिर सी बात है वो 145 या 150 के आसपास होगा। तो यहाँ पर तो इन दोनों के साथ क्या हो गया, इन दोनों के साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो गई कि 150 डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है, ना इधर का हुए ना उधर के। इसलिए यहाँ पर क्या किया जा रहा था, व्यक्तिक विशेष पर बल दिया जा रहा था, जो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा है, इस विधि द्वारा समूह की औसत उपलब्धि का ज्ञान, ठीक है, समूह की औसत उपलब्धि का ज्ञान तो इससे प्राप्त कर सकते हैं, पर समूह में सर्वोच्चतम या निष्कृष्ट उपलब्धि वाले व्यक्ति या अंक का ज्ञान इस माप से नहीं होता है। वही पॉइंट को यहाँ पर फिर से बताया गया है कि इस विधि द्वारा औसत ज्ञान, औसत उपलब्धि का ज्ञान तो हम लोग कर सकते हैं, एवरेज हाइट तो निकाल लिए, लेकिन इसका जो हाईएस्ट था और इसका जो लोवेस्ट था उसका माप हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, आगे यहाँ पर बोलता है कि केंद्र प्रवृत्ति के मापों के विभिन्न विधियों का प्राप्त मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जब अभी हम लोग इसका थ्योरेटिकल देख रहे हैं, जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तब यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि जब हम लोग केंद्र प्रवृत्ति का माप जब हम लोग याद करते हैं उसके लिए 3 विधि जो है, तो इसके जो मान आते हैं वो बहुत ही कम वैरी करते हैं। मान लीजिए अगर आया हमारा माध्य निकाले तो 62 आया, इसका मान लगा ले तो 63 आया, इसका मान निकाले तो 63.9 आया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केंद्र प्रवृत्ति के मापों के विभिन्न विधियों का प्राप्त मान भिन्न भिन्न होता है, और इससे क्या हो सकता है कि भिन्न भिन्न सांख्यिकी विश्लेषणों में भिन्न केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से मूल्य अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, हम लोग का जो डाटा है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन में है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है उसमें हम लोग बात करेंगे डीपली में कि मोड, मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, उसके हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।